तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज नया चैप्टर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो ये जानना काफी जरूरी है। देखो, आप रहते कहाँ हो, आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, वही इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में आपकी नॉन लिविंग और लिविंग सारी चीजें आती हैं, जबकि एटमॉस्फेयर में आपकी नॉन लिविंग वाली चीजें आती हैं, जैसे हवा, पानी, मौसम कैसा है वहां का, दैट इज द एटमॉस्फेयर। इन्वायरमेंट में सब कुछ आता है कि आपके आसपास कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग हैं, नॉन लिविंग है, उन सब से आप अफेक्ट होते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उन सब से अफेक्ट होते हो। तो जो भी चीजें आपको अफेक्ट करती हैं आपके आसपास, सब इन्वायरमेंट में आती हैं। अब अगर आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, उस इन्वायरमेंट में हर एक चीज एक बैलेंस्ड वे में रहती है। अब बैलेंस्ड वे क्या है? कोई भी चीज अगर बैलेंस है तो क्या है? वो एक हाँ इसमें ज्यादा नहीं और इसमें ज्यादा नहीं, वो हाँ, एक इक्वल मेजरमेंट वैसा इक्वल बोल अमाउंट, यानी दीजिए। कि जो नेचुरली हमें अच्छी ग्रोथ करने के लिए, अच्छा डेवलपमेंट के लिए जो इन्वायरमेंट हमें चाहिए, ठीक है, वो इन्वायरमेंट बोला जाता है हेल्दी इन्वायरमेंट। और वही है नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में ही हम अच्छा ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है कोई। काफी सारे जो एनिमल होते हैं वो मैरीन में रहते हैं, तो उनके लिए वहां पे मैरीन इन्वायरमेंट चाहिए, यानी कि सॉल्टेड इन्वायरमेंट चाहिए। हम लोग जो है बिल्कुल न्यूट्रल जगहों पे रहते हैं, यानी कि जहाँ पे ना तो एसिडिटी है ज्यादा, ना तो बेसिसिटी है, न्यूट्रल चीजों पे हम ज्यादा सरवाइव करते हैं। तो हमारे लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए? न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, ऐसा इन्वायरमेंट जो मैक्सिमम एनिमल्स को चाहिए होता है, वो होता है न्यूट्रल, यानी कि एक हेल्दी, जैसा कि अभी हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए। अब इस इन्वायरमेंट में हेल्दी इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, उसकी हेल्दी इन्वायरमेंट, उसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है? तो कि उसमें जितनी भी गैसेस होंगी वो एक डेफिनेट मात्रा में होती हैं, तब वो हेल्दी कहा जाता है। ठीक है, और जो भी आपके आसपास चीजें हैं कैसे इंटरेक्ट करने चाहिए, सबका क्राइटेरिया बना हुआ है, जिससे इन्वायरमेंट को हम हेल्दी बोलते हैं। तो इसमें जो चेंजेस आते हैं, हमें कैसे इसको शुद्ध रखना चाहिए, कैसे हम इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट न करें अपने कार्य के द्वारा, इन सब की स्टडी करना। या फिर क्या क्या डिजास्टर्स होते हैं, जो हमारे यहाँ डिजास्टर्स हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सपोज करो कहीं बाढ़ आ गई, कहीं तूफान आ गया, तो चीजें खराब हो जाती हैं, फिर उनको कैसे लाइन पे लेके आना है, कैसे सही करना है। उसके बाद जो हम डेली एक्टिविटीज में अपने वेस्ट निकालते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, जिससे इन्वायरमेंट खराब ना हो हमारा। ठीक है, इन्वायरमेंट हमारा खराब ना हो। तो ये सारी चीजें जो भी हमें इफेक्ट करती हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उन सारी चीजों के बारे में स्टडी करना ही एक तरह से इन्वायरमेंट मैनेजमेंट होता है। और कैसे कैसे चीजों को हम मैनेज करते हैं उसमें। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? वेदर एंड क्लाइमेट। तो जो आपके आसपास का जो साल भर का जो मौसम रहता है, साल भर का जो सिचुएशन रहती है, गर्मी रहती है कि सर्दी रहती है, या बारिश का मौसम ज्यादा रहता है, इसी को बोलते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। इसके बाद मटेरियोलॉजी, ठीक है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके साथ साथ इन तीनों चीजों के बारे में भी डिटेल में हमें पढ़ना है। तो आगे हम लोग वन बाय वन करेंगे, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। कैन यू रिकॉल? ये पुरानी चीजों को रिकॉल करने के लिए बोल रहा है कि आपने जो पढ़ा है क्या आपको याद है। हाउ डज द एटमॉस्फेयर अफेक्ट योर डेली लाइफ? ऑब्वियसली अफेक्ट करता है एटमॉस्फेयर। अगर बरसात है तो आपको छाता लेके जाना पड़ेगा, आप क्लियरली नहीं जा सकते। प्लस आपके आसपास वेजिटेशन ज्यादा उग जाएंगी, झाड़ झंखार ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, या ज्यादा गर्मी है तो आपके आसपास जो पेड़ है वो सूखने लगेंगे। ठीक है, आपकी स्किन बर्निंग होने लगेगी, डिफरेंट टाइप की डिजीजेस हो जाती हैं। तो
कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर जो होता है आपको हर तरीके से प्रभावित करता है। उसके बाद फोरकास्ट अबाउट विच वेदर रिलेटेड फैक्टर आर गिवन ड्यूरिंग द न्यूज बुलेटिन ऑन दूरदर्शन एंड आकाशवाणी। तो आप बताइए कि कौन सी चीजों की न्यूज जो है वो दूरदर्शन और आकाशवाणी देता है। आजकल तो तमाम ढंग के दूरदर्शन हो गए हैं, तमाम ढंग के न्यूज चैनल्स हो गए हैं। पहले जो एक ही दूरदर्शन हुआ करता था, डीडी नेशनल, ठीक है, और हम लोग रेडियो सुनते थे आकाशवाणी, नाम ही इसीलिए रखा गया आकाशवाणी। दूरदर्शन, दूर से दिखने वाली चीजें, दूर की चीजों को देखने के लिए जो तरीका यूज किया जाता है उसे दूरदर्शन बोलते हैं। तो इन पे कौन से वेदर के बारे में बताया जाता है, कैसे बताया जाता है? सुनते हैं ना, पहले एक वो समाचार आता था वेदर न्यूज कि आज कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, कहाँ पे पत्थर गिरेगा, कहाँ पे गर्मी होगा, कहाँ का तापमान कितना होगा, कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो लगभग अप्रॉक्स जो होता था वो लगभग सही होता था। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट स्पेसिफिक टाइम at a particular place. Atmospheric condition at a specific time at a particular place are referred to as the weather. तो ध्यान से इसका डेफिनेशन समझो। एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि आपके आसपास जो अभी एटमॉस्फेयर है वो कंडीशन इस पर्टिकुलर टाइम में, स्पेसिफिक टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस, एक प्लेस पे, जैसे आप मुंबई में हो तो मुंबई में एक पर्टिकुलर टाइम यानी कि मई के महीने में, या फिर अभी क्या चल रहा है सितंबर के महीने में, एक पर्टिकुलर टाइम क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसी को वेदर बोलते हैं। यानी कि ए स्पेसिफिक टाइम एंड एट ए पर्टिकुलर प्लेस रिफर टू एज द वेदर। तो वेदर क्या होता है? जनरली एक छोटे से एरिया में एक डेफिनिट टाइम में एटमॉस्फेयर कैसा रहता है वही है वेदर। एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिपेंड अपॉन ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। तो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है, गर्मी होगी, ठंडी होगी, बरसात होगा, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आगे चार्ट दिया हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे। We frequently express our opinion about weather by making statement like today it is too cold or it is very hot. तो frequently express our opinion, जनरली हम लोग बात करते हैं कि भाई आज का एटमॉस्फेयर क्या है, अरे आज बहुत ठंडी है या आज बहुत गर्मी है। इन सब चीजों को हम लोग इंडिकेट करके बात करते हैं वेदर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। वेदर तो होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मई में ले लें, जून में ले लें, पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर प्लेस पे, कि जून में मुंबई का तापमान कितना रहता है, ये हो गया वेदर। एक लॉन्ग टर्म की बात जब हम करते हैं तो वेदर हो गया। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर ही होगा वो, यार आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत ठंडी है, तो ये वेदर नहीं होगा। वेदर होता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, अंतर समझो, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जैसे सितंबर में या फिर मई में या फिर अक्टूबर में बंबई या फिर साउथ में किसी पर्टिकुलर प्लेस का, केरला का, तमिलनाडु का, कि इस जगह में इस टाउन का वेदर कैसा रहता है, तो वे वेदर हो गया। लेकिन अगर हम अभी बात कर रहे हैं कि नहीं ठंडा है, गर्म है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म अगर कोई एटमॉस्फेयर रहता है, महीनों तक ठंडी रहती है, महीनों तक गर्मी रहती है, महीनों तक बरसात, तब वो वेदर होता है वहां का। तो वेदर डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द एयर। एयर के कंडीशन के ऊपर वेदर डिपेंड करता है। द क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर रीजन इज एवरेज ऑफ डेली रीडिंग ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स रिकॉर्डेड फॉर द सेवरल ईयर्स। तो एक वेदर को हम कैसे डिसाइड करते हैं पता है? ऐसा नहीं है कि एक गर्मी में हमने देखा कि मुंबई का तापमान जो है सितंबर में 20 डिग्री है, तो हमने बोल दिया कि नहीं भाई 20 डिग्री होगा, इसका वेदर जो है वो ठंडा है। नहीं, हम कई सालों तक
जज करते हैं, और जो एवरेज टेम्परेचर रहता है, एवरेज जो मौसम रहता है उस एरिया का, सपोज करो 3 साल गर्मी है, 2 साल ठंडी है, ठीक है, तो एवरेज क्या हुआ, दोनों को मिला के गर्मी ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे जो है गर्मी थोड़ा पड़ती है। तो जो एवरेज वेदर होता है, एवरेज जो मौसम होता है उसी को वेदर बोलते हैं वहां का। तो यहाँ पे देखो क्या है, वेदर डिपेंड अपॉन प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द एयर, एयर के ऊपर डिपेंड करता है। द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, एक सपोज करो मुंबई है तो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा, हॉट है क्लाइमेट या कोल्ड है, बोलते हैं ना, अरे साउथ में तो ठंडी, यहाँ आप कश्मीर चले जाओ वहां तो वेदर जो है कोल्ड है, क्लाइमेट वहां का कोल्ड है ना। तो जो एवरेज वेदर रहता है उसी को बोलते हैं क्लाइमेट। एवरेज वेदर अगर ठंडा रहता है तो वहां का कोल्ड क्लाइमेट बोलते हैं। एवरेज जो मौसम है, वेदर है, तो वो अगर गर्म रहता है तो बोलते हैं वहां का क्लाइमेट गर्म है, ठीक है। अगर वहां पर ज्यादा बारिश होती है तो क्लाइमेट क्या है, रेनी है। तो क्लाइमेट क्या हो गया, एवरेज वेदर। समझो वेदर क्या है, एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन में जो सिचुएशन होती है, मौसम होता है, वही वेदर है। एटमॉस्फेयर जो होता है वही वेदर है, ठीक है। अरे वेयर लिख दिया मैंने, ठीक है, वेदर है। और एवरेज वेदर, जैसे बंबई में सपोज करो सितंबर में क्या है, बारिश होती है, रेनी सीजन है सपोज करो। उसके बाद फिर क्या हुआ, मई जून जुलाई ये सब क्या है, हॉट है, गर्मी है। तो बारिश में भी थोड़ा बहुत गर्मी रहती है। उसके बाद उधर क्या है, दिसंबर में भी, जनवरी में भी, जनवरी से लेके जुलाई तक सपोज करो गर्मी ही है नॉर्मली, केवल दिसंबर में थोड़ा बहुत ठंडा रहता है। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज वेदर की बात करेंगे तो क्या होगा, एवरेज वेदर हॉट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ क्या हो रहा है, गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ का क्लाइमेट क्या बोलेंगे, हॉट क्लाइमेट। या फिर तो वेदर को क्या बोलते हैं हम? देखो कंफ्यूजिंग ये है आपका, एवरेज वेदर जो होता है दैट इज क्लाइमेट। एवरेज वेदर का वेदर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर प्लेस पे जो एटमॉस्फेयर रहता है, समझ गए। जैसे 12 महीने हैं मुंबई में, तो हर महीने में अगर हम काउंट करें, हर महीने में जो बंबई का मौसम रहता है वो है वेदर। यहां तक समझ में आ गया। नहीं समझ में आया। नहीं नहीं सर। अरे देखो क्या है कि अभी अभी आप बैठे हुए हो, अगर आपके यहाँ एसी चल रहा है तो एटमॉस्फेयर कैसा है, ठंडा है, हाँ आपके आसपास ठंडा है ना, हाँ सर। लेकिन बाहर निकलोगे तो गर्म हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। दिस इज हाँ एटमॉस्फेयर, दिस इज एटमॉस्फेयर। इमीडिएट अगर हम बात करें आपके आसपास, अब अगर आप पूरे बंबई की बात करो, एक छोटे से एरिया की, पर्टिकुलर एरिया एंड पर्टिकुलर टाइम, यानी कि किसी मंथ में सर, 12 अभी महीने होते हैं। छोटा प्लेस में एक पर्टिकुलर टाइम रहते है तो वो वेदर है, जब बड़ा प्लेस में हाँ रहता जब है बहुत वो सारा वेदर, क्लाइमेट है। हाँ जब बहुत सारा वेदर मिलके एक एवरेज जो वैल्यू आती है वो है क्लाइमेट, ठीक है। हाँ सर। जैसे क्या होता है कि पर्टिकुलर जगह पे हमने बोला कि भाई सितंबर में क्या रहता है वहां पे, सितंबर, अरे सितंबर में तो बरसात होता है, अच्छा वहां का वेदर जो है वो बरसात रहता है। अच्छा वैसे क्या रहता है मुंबई में, एवरेज, तो यार एवरेज तो गर्मी ही रहती है पूरा, तो वो क्लाइमेट हो गया, है ना। लेकिन हर एक महीने का जो वेदर होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है, चेंज होता है, क्योंकि दिसंबर में थोड़ा सा ठंडी रहती है, सितंबर में थोड़ा बारिश होती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि गर्मी का जो महीना होता है वो ज्यादा होता है।
तो जो एवरेज वेदर हो गया वो क्या रहता है, हॉट। दिस इज द क्लाइमेट। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि अब जैसे हम लोग बात करें कश्मीर वगैरह की, ठंडे प्रदेशों की, ठीक है, या फिर अमेरिका वगैरह की बात करें, या फिर जैसे हम ब्रिटेन वगैरह की बात करें, यूरोप में काफी सारे कंट्रीज में ठंडी रहती है हमेशा, तो वहां का एवरेज वेदर क्या है, कोल्ड है। इसी वजह से वहां को बोलते हैं कोल्ड क्लाइमेट। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो ये बस डिफरेंस समझो और कुछ खास नहीं। यहाँ पे वही है। अब यहाँ पे देखो, हम एक जगह का सेवरल ईयर तक क्या करते हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड कर। सपोज करो हमें मुंबई का क्लाइमेट पता करना है, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, तो हमने फर्स्ट ईयर इसका वेदर रिकॉर्ड किया पूरा 12 महीने का, ठीक है, 12 महीने का वेदर रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड किया। सब में मिला के हमने देखा जो सबसे ज्यादा रहेगा, ठंडा या फिर बरसात वाला सीजन या फिर गर्मी, उसी के हिसाब से हम इसको बता देंगे कि ये कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है, हॉट क्लाइमेट है, क्या है। तो एटमॉस्फेयर at a particular time at a particular place is known as weather, and average weather is known as climate. The climate of a particular region is the average of daily reading of various weather related parameters recorded for the several years. Hence climate is a long term predominant condition of atmosphere. क्या है ये, लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन, यानी कि वेदर जो है वो छोटे छोटे समय पे चेंज होता रहता है। कभी बरसात वाला आ गया मौसम, कभी गर्मी वाला, कभी ठंडी वाला। लेकिन क्लाइमेट किसके लिए यूज किया जाता है, क्लाइमेट शब्द जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए, कि एवरेज मौसम वहां का क्या रहता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कई सालों तक स्टडी करते हैं, तब जाके जब देख लेते हैं कि नहीं भाई वहां पे मैक्सिमम टाइम जो है गर्मी रहती है या मैक्सिमम टाइम सर्दी रहती है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम बोल देते हैं कि वहां का क्लाइमेट कोल्ड है, वहां का क्लाइमेट जो है हॉट है, ठीक है। तो वेदर जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो मौसम सबसे ज्यादा रहता है, कोल्ड, हॉट या फिर रेनी, उसी को बोलते हैं क्लाइमेट। और शॉर्ट शॉर्ट टर्म में जो चेंज होता रहता है मंथली, उसे बोलते हैं वेदर। अब समझ में आ गया? यहाँ पे देखो एक कुछ लिखा हुआ है, तो वेदर रिलेटेड क्लाइमेट फैक्टर। अब ये वेदर किस पे डिपेंड करता है, जैसे अब सितंबर में सपोज करो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठंडी पड़ेगी, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर कितना है उसी के हिसाब से बारिश होगी, उसी के हिसाब से ठंड लगेगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, क्योंकि प्रेशर की वजह से ही हवा चलती है, ठीक है। सनलाइट जो है वो सूर्य अर्थ के कितना नजदीक है, कितना दूर है। क्लाउड्स कितने हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है, बारिश कितनी होती है वहां पे, विजिबिलिटी कितनी है। ये सब मिला के तब जाके वेदर बनाते हैं, यानी कि एक कंडीशन बनती है एक मंथ की। तो अगर किसी महीने में हम सोचें कि बंबई में आज इस महीने में कभी बारिश हो रही है, तो कभी टेम्परेचर गर्म है, तो कभी ठंडा है, तो सब कुछ मिला के क्या बना रहे हैं वहां का सितंबर का वेदर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट, क्लाउड, ह्यूमिडिटी, ये सब जिम्मेदार होते हैं कि वहां का वेदर क्या होगा। ह्यूमिडिटी क्या होती है पता है आपको? नहीं? So, summer of winter mixed होके मीन्स एक बैलेंस्ड रहता है ना सर, बैलेंस एटमॉस्फेयर। चलो तो अभी मैं बताता हूँ सिंपल भाषा में, समझो, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर
बाई टोटल ये हो गया डेंसिटी, ठीक है, टोटल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्या है, आप जैसे अभी मुंह से हवा ऐसे छोड़ो जब ठंडियों में, तो देखो मुंह से भाप निकलती है ना भाप। और उसके बाद जब आप खाना बनाते हो, पानी बॉयल करता है, तभी भी भाप निकलती है कि नहीं? वेपर निकलता है ना। तो वेपर आखिर जाता कहाँ है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, एक सिंपल सी बात। आप कपड़ा सूखने के लिए डालते हो, कपड़े सुखाते हो, उसमें से भी जो पानी रहता है वो वेपर बन के ही उड़ जाता है। और आपके आसपास इतने सारे खाड़ी और ये सब जो झील वगैरह होती हैं, नदी नाले गड्ढे, सब में पानी इकट्ठा रहता है, तो सब में पानी इवेपोरेट होता रहता होगा कहीं ना कहीं। तो क्या होता है कि एयर में वाटर वेपर जो होता है, वेपर इकट्ठा हो जाता है। तो एक टाइम पे जितना वाटर वेपर होता है इन रिलेशन टू टोटल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, नोन एज ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो कभी भी देखो, जब बारिश होने वाली होती है उसके पहले कभी कभी ऐसा नहीं होता, चिपचिपी गर्मी हो जाती है, लोग कहते हैं अरे बहुत ज्यादा गर्मी है, चिपचिपी गर्मी है, एकदम जैसे अजीब सा हो रहा है पूरा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ठंडी में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ठंडी में कोहरा वगैरह जब पड़ता है तो आप देखो इतने सारा वेपर, कोहरा भी तो क्या होता है, वेपर ही होता है ना। जो फॉग आता है, फॉग क्या है? वेपर ही है। तो वो सब इन्वायरमेंट में ज्यादा रहते हैं। तो ह्यूमिडिटी जो होती है बेसिकली वाटर होल, जो वाटर रहता है एयर में जितना ज्यादा मात्रा में वेपर के फॉर्म में, वही होती है ह्यूमिडिटी इन रिलेशन टू द टोटल। अब देखो, सपोज करो कोई एयर है, हमारे पास ये एयर है 1 लीटर, इसमें वेपर हम डालते जाएंगे, वेपर डालते जाएंगे, वेपर डालते जाएंगे, तो ये वेपर को अपने अंदर होल्ड करता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इतना वेपर हो जाएगा कि वेपर कंडेंस होकर बारिश के रूप में गिरने लगेगा नीचे, ठीक है, बूंद बूंद में गिरने लगेगा। जैसे कभी आप जब खाना बनाते हो, कुछ टब वगैरह के ऊपर जैसे कुछ ढक देते हो, तो देखो पानी, भाप जो है वो वेपर उसमें लड़ लड़ के बूंद बूंद के रूप में टपकने लगता है नीचे, हाँ सर। है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कंडेंस्ड हो जाता है। लेकिन थोड़े समय के लिए जो वो टब होता है, ढक्कन, उसमें भाप जाके चिपकती रहती है। लेकिन जब ज्यादा चिपक जाती है तो वो इकट्ठा होकर बूंद बूंद से गिरने लगता है। तो वही होता है, ऐसे एयर में भी होता है, एयर में भी बहुत सारा वेपर इकट्ठा होता रहता है। तो जब मैक्सिमम वेपर इकट्ठा हो जाता है, जब वो बारिश बन के गिरने का कंडीशन आ जाती है, उसी को बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर। तो इन दोनों के रेशियो को ही बेसिकली बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यही है ह्यूमिडिटी। आ गया समझ में आपको? तो ये सारी चीजें मिलके कि लाइट कितनी पड़ रही है, बादल कितना है। अब सोचो, अगर बादल आ गया यहाँ पे, ठीक है, बादल आ गया तो बारिश का मौसम हो जाएगा, तो वेदर क्या हो जाएगा? बारिश वाला थोड़ा सा। तो इन सबको क्लाइमेटिक फैक्टर बोलते हैं। यही सब डिसाइड करते हैं कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जगह का एवरेज जो वेदर है वो क्या होगा। ध्यान से समझना, एवरेज वेदर, वेदर क्या होता है? छोटे से टाइम के लिए, छोटे से एरिया का जो मौसम होता है, वेदर है। अब पूरे साल भर कैसा वेदर रहेगा, उसी को बोलेंगे क्लाइमेट। साल भर क्या, कई सालों का हम स्टडी करते हैं, तो जो चीजें रहती हैं लगातार, उसी को बोलते हैं क्लाइमेट। तो यहाँ पे वेदर को कौन इफेक्ट करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट, क्लाउड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, और विजिबिलिटी का मतलब हो गया धूल कितनी है कितनी नहीं, ठीक है।
और टेम्परेचर, ये सब डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर सितंबर में कैसा मौसम रहेगा। चेंज इन द वेदर, तो अब वेदर में चेंज कैसे होता है? क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली, तो क्लाइमेट देखो चेंज नहीं होता, क्योंकि क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जैसे किसी एरिया का सपोज करो, कोई एरिया है वहां पे ठंडी गर्मी बरसात तीनों रहती है। ठीक है, टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है कि 3 महीने ठंडी रहती है, 3 महीना गर्मी, 3 महीना बरसात। तो एवरेज देखा जाएगा क्या रहता है, तो अगर एवरेज तीनों रहता है तो वहां का बोल देंगे कि एक सामान्य टेम्परेचर रहता है, यानी कि लगभग एवरेज टेम्परेचर रहता है। वहां का क्लाइमेट जो है वो ना हॉट है ना कोल्ड है, एवरेज क्लाइमेट है। लेकिन क्लाइमेट चेंज होने के लिए क्या होगा? जो ये ठंडी गर्मी बरसात है इसको चेंज होना होगा काफी लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि एक साल मान लो 3 महीने बरसात की जगह पे 4 महीना हो गई, दूसरे अब 4 महीने ठंडी की जगह पे 5 महीना हो गई, तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा? नहीं, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। यानी कि अगर हम 5-6 साल का रिकॉर्ड देखें तो उस 5-6 साल में जो एवरेज वेदर होगा उस एरिया का वही क्लाइमेट होता है। तो क्लाइमेट जनरली नहीं बदलता है। क्लाइमेट बदलने के लिए अगर कहीं का क्लाइमेट चेंज हो जाए तो वहां का पूरी स्पीसीज ही चेंज हो जाती है। क्यों भाई? क्योंकि कुछ लोग जो अफ्रीका में रहते हैं वहां हमेशा गर्मी पड़ती है। अब अचानक अगर, चलो ठंडी भी पड़ती है कभी कभी, थोड़ा बहुत ठंडी भी पड़ जाती है, गर्मी भी, लेकिन एवरेज क्या रहता है वहां पे मैक्सिमम गर्मी पड़ती है। अब अचानक से वहां पे मान लो किसी साल ज्यादा ठंडी पड़ गई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी साल ज्यादा गर्मी पड़ गई, ज्यादा बरसात हो गई तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार वहां अगर 5-6 साल से ठंडी ही पड़ने लगी तो क्या वहां के लोग सरवाइव कर पाएंगे? वहां के बहुत सारे लोग खत्म हो जाएंगे। जो हिम्मत वाले होंगे, जो एबल होंगे, वही सरवाइव कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर वहां क्लाइमेट चेंज होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म तक कोई मौसम परिवर्तन हो गया, तो वहां का वेजिटेशंस भी या फिर वहां के लिविंग भी खत्म होने लगते हैं। समझ रहे हो ना बात को? अगर छोटे समय के लिए कभी सपोज करो 1 महीने बरसात है, 1 महीने गर्मी है, फिर बरसात है, तो कभी 2 महीने बरसात हो गई, तो वो तो वेदर हो गया कि छोटे समय के लिए हो रहा है परिवर्तन। तो वेदर चेंज से कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर यही चीज हर साल हो रही है तो वो कहीं ना कहीं पूरे क्लाइमेट के टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा टाइम तक ठंडी रहने लगेगी तो पूरे इन्वायरमेंट का क्लाइमेट क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, पहले गर्म था। समझ रहे हो ना? अंदर की बात समझो। तो क्लाइमेट चेंज जो है डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली, तो क्लाइमेट जल्दी चेंज नहीं होता। क्लाइमेट देखो अभी चेंज हो रहा है एक वजह से, वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से। 1 मिनट रुकना जरा प्लीज। ठीक है, तो क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली, तो क्लाइमेट नहीं चेंज होता। अगर कहीं का ठंडा है तो लगभग ठंडा ही रहता है। वेदर चेंज होता रहता है थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि वेदर क्या होता है, वेदर तो हर महीने में ही चेंज होता रहता है ना? तो कभी सपोज करो किसी साल 2 महीने बरसात है तो किसी साल 3 महीने हो गई, 2.5 महीने हो गया, किसी साल ठंडी 3 महीने, लेकिन एवरेज जो टेम्परेचर रहता है उसका वो सेम रहता है। एक साल का डिस्टर्ब हो गया लेकिन बाकी लगभग लगभग सेम रहेगा। तो वही है, क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली, क्लाइमेट इज दैट विच रिमेन्स कांस्टेंट इन ए रीजन फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। तो क्लाइमेट चेंज होने के लिए बहुत टाइम लगता है। अब सपोज करो कहीं पे, अभी हमारा जो पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो अब देखो 10 सालों में, हर एक 10 साल में
जो है लगभग 1 डिग्री बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ज्यादा बढ़ रही हैं, प्लांट को हम काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ज्यादा बढ़ेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस क्या करती हैं, टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करती हैं, तो टेम्परेचर ऑब्वियसली इन्वायरमेंट जो है वो हॉट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट। एक लंबे समय का जो मौसम होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अमेरिका का क्लाइमेट ठंडा है यार, इंडिया में तो एवरेज क्लाइमेट रहता है, यानी कि ठंडी गर्मी बरसात सब रहता है। अरे स्विट्जरलैंड का तो कोल्ड क्लाइमेट है, बोलते हैं ना ये चीज। तो क्लाइमेट एक लंबे समय तक जो मौसम रहता है, बीच में भले ऐसा नहीं कि स्विट्जरलैंड में बारिश नहीं आती, आती है भाई। क्या स्विट्जरलैंड में कभी थोड़ी बहुत गर्मी नहीं पड़ती? कई सारे रीजन्स में पड़ती है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए लंबे समय तक तो उसमें ज्यादा देर ठंडी ही रहती है। ये सब चीजें बहुत कम टाइम के लिए आती हैं, तो वही हो गया क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जल्दी चेंज नहीं होता, क्लाइमेट चेंज होने के लिए बहुत टाइम लगता है, वेदर चेंज होता रहता है। Climate is that which remains constant in a specific region for a long duration. Thus, we see that weather is related to a specific location. तो वेदर जो होता है स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है, ठीक है, एक छोटे से रीजन पे होता है, एंड स्पेसिफिक टाइम वेयर एज क्लाइमेट इज रिलेटेड टू ए लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लार्जर एरिया। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। जब भी हम वेदर की बात करते हैं तो एक छोटे से एरिया की बात करते हैं और एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, उसमें जो एटमॉस्फेयर होता है उसको वेदर बोलते हैं। लेकिन एक लंबे समय तक और एक लंबी एरिया में जो एवरेज मौसम रहता है, जो एवरेज वेदर रहता है, उसी को बोलते हैं क्लाइमेट। चेंज इन द वेदर में अकर्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बताया मैंने आपको कि जो वेदर में चेंज होता है वो छोटे समय के लिए होता है। तो कभी कभी बरसात 2 महीने की जगह पे 3 महीने हो जाती है, कभी कभी ठंडी 4 महीने हो जाती है। ठीक है, वेयर एज चेंज इन द क्लाइमेट, लेकिन क्लाइमेट अगर कहीं का चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि वो लंबे समय तक होता है। इन द क्लाइमेट टेक प्लेस स्लोली ओवर ए मच लॉन्ग ड्यूरेशन, जबकि क्लाइमेट चेंज होने के लिए क्या चाहिए, काफी लंबा टाइम चाहिए, क्योंकि काफी बड़े एरिया में होता है, वेदर छोटे एरिया में होता है। तो छोटे एरिया में चीजें जल्दी जल्दी हो जाती हैं, बड़ा एरिया होने के लिए। अब जैसे एक एग्जांपल मान लो, सपोज करो ये छोटा छोटा आपका मंथ है, यहाँ पे ये मंथ है आपका, यहाँ पे आपका ये गर्मी है, ठीक है, हॉट है, यहाँ पे ये कोल्ड है, ये कोल्ड है, ये कोल्ड है, ये कोल्ड है, और ये हॉट है, ये रेनी है, ठीक है, ये रेनी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है टेम्परेचर, कोल्ड, 4 महीने कोल्ड रहता है। ठीक है, तो अगर इस पूरे साल की हम बात करें, ठीक है, अब दूसरे साल की बात करें, सपोज करो दूसरे साल में वेदर क्या है, हॉट है पहले महीने में, दूसरे महीने में कोल्ड है, ठीक है, तीसरे महीने में फिर कोल्ड है, 4 महीने में यहाँ पे कोल्ड था, तो तीसरे महीने में फिर कोल्ड है, चौथे महीने में थोड़ा मिक्स हो गया हॉट और कोल्ड, तो हॉट ही लिख देते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे रेनी हो गया, फिर यहाँ पे रेनी हो गया, फिर यहाँ पे हॉट हो गया। तो अब देखो 1 2 3 3 महीने हॉट हो गया, 3 महीने कोल्ड, फिर अगले साल क्या है, सेम सिचुएशन आ गई। तो अगर हम इन सब का एवरेज निकालें तो मैक्सिमम टाइम क्या आ रहा है, कोल्ड आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया पूरा है ये कोल्ड रीजन है, यहाँ का क्लाइमेट जनरली कोल्ड रहता है। तो यहाँ पे वेदर तो चेंज हो रहा है, किसी साल मान लो थोड़ा सा चेंज हो गया, किसी साल और चेंज हो गया, क्योंकि एक छोटी सी एरिया की बात कर रहा है, मुंबई की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ अलग अलग शहरों में अलग अलग थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वेदर में, तो ये पूरा क्लाइमेट हो गया। और लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि काफी समय, हम 4 5 साल का एक अज्यूम करके चलते हैं,
हम 4-5 साल तक स्टडी करते रहते हैं, फिर देखते हैं कि भाई यहाँ का एवरेज मौसम क्या है, उसी को हम क्लाइमेट बोल देते हैं। तो क्लाइमेट चेंज होने के लिए क्या है, सपोज करो अभी तक कोल्ड क्लाइमेट है और ये चेंज होना है हॉट में। ध्यान से समझो, अभी तक क्या था, एवरेज हम निकाल रहे थे तो कोल्ड आ रहा था। यहां तक समझ में आ रहा है? सुन पा रहे हो? Yes, sir. देखो, अभी तक जैसे पहले साल का हमने निकाला फर्स्ट ईयर, फिर दूसरे साल हमने स्टडी की, ठीक है, यहाँ पे 3 महीना कोल्ड 3 महीना ठंडा, फिर तीसरे साल की हमने स्टडी की, थर्ड ईयर तो सेम आया। तो इस कंडीशन में क्या है कि कोल्ड ज्यादा आ रहा था, तो हमने जब एवरेज निकाला तो कोल्ड आया, तो हमने बोल दिया कि भाई इस एरिया का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो कोल्ड रहता है, बाकी गर्मी बरसात भी आती है। तो ये हो गया क्लाइमेट। तो वेदर तो मान लो कभी 3 महीने कोल्ड, कभी 3 महीने गर्मी, कभी 2 महीने रेनिंग, ये तो वेदर तो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। लेकिन अब इस पूरे एरिया का अगर क्लाइमेट चेंज कब होगा, जब लगातार कोल्ड की जगह पे कई सालों तक हॉट ज्यादा रहे। क्योंकि अगर एक साल देखो हॉट ज्यादा रहा, कोल्ड कम रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, दूसरे साल फिर से कोल्ड बढ़ गया और हॉट कम हो गया। लेकिन अगर लगातार कहीं पे हॉटनेस बढ़ रही है और कोल्डनेस घट रही है, तो कई साल जाते जाते यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कोल्ड से हॉट हो जाएगा, है कि नहीं? अगर धीरे 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 धीरे, भाई पहले साल क्या था, 4 महीने कोल्ड का था, दूसरे साल 3 महीना कोल्ड का हुआ, 3 महीना हॉट का हुआ, चौथे साल 2 महीना कोल्ड का हुआ, 4 महीना हॉट का हुआ। तो धीरे धीरे ऐसा अगर होगा तो 4-5 साल जाते जाते जो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर पहले कोल्ड रहता था, अब क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो क्लाइमेट होता है वो बहुत रेयरली चेंज होता है, बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। जबकि मौसम चेंज होते रहते हैं, कभी 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 देखो सितंबर में भी बरसात होती है, कभी कभी नहीं होती है ना, कभी कभी अक्टूबर तक बरसात हो जाती है, कभी कभी नहीं होती। तो वेदर जो है चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो जल्दी चेंज नहीं होता। वही चीज यहाँ पे, क्लाइमेट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको देखो पहले, चेंज इन द वेदर मे अकर्स फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है, वेयर एज चेंजिंग इन द क्लाइमेट टेक प्लेस स्लोली ओवर ए मच लॉन्ग ड्यूरेशन। तो जो क्लाइमेट चेंज होता है वो धीरे धीरे होता है और बहुत लंबा समय लगता है इसको चेंज होने, क्योंकि ये एवरेज टेम्परेचर होता है उस पर्टिकुलर एरिया का। तो एवरेज टेम्परेचर अगर हॉट है, इसका मतलब वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, एवरेज टेम्परेचर अगर कोल्ड है तो उसमें ज्यादा ठंडी रहती है। तो अगर कहीं ज्यादा ठंडी रहती है, उसका क्लाइमेट ठंडा है, तो ठंडे से गर्म होने के लिए क्या होगा, वहां पे एवरेज टेम्परेचर जो है वो हॉट होना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो वेदर है वो हॉट होगा, तब तो एवरेज आएगा हॉट। जो चीज ज्यादा होती है एवरेज में वही तो आती है भाई, है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना, कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा है? नहीं सर, समझ में आ रहा है। अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर से बोल दो, फिर से बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। एक महाराष्ट्र की बात करें अगर हम, और कई साल स्टडी करने के बाद जो एवरेज टेम्परेचर हमें मैक्सिमम मिलता है, देखो यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, कहीं कहीं पे ठंडी भी पड़ती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एरिया का महाराष्ट्र में टेम्परेचर जो है ज्यादा टाइम तक क्या रहता है, ठीक है, वो है क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज होने के लिए काफी बड़ा एरिया चाहिए, काफी बड़ा समय चाहिए, काफी लंबे समय तक एक ही टाइप का टेम्परेचर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसलिए क्लाइमेट चेंज जो है बहुत स्लो स्लो होता है, वेदर चेंज होता रहता है जल्दी जल्दी। क्लाइमेट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। ऑब्वियसली क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई हमारी लाइफ में। इट इन्फ्लुएंस आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड क्लॉथ एंड शेल्टर एज वेल एज आवर ऑक्यूपेशन। तो
जैसा क्लाइमेट होता है उसी के हिसाब से ये सब हमें अफेक्ट करता है, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा खाना है, कैसे हमें रहना है। जहाँ पे ज़्यादा बरसात होगी वहाँ पे रहने के लिए अलग टाइप का घर बनेगा, जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं कहीं पे कुछ होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से ही हमारे पास वेजिटेशंस होती हैं और खाने की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब देखो साउथ में नारियल वगैरह ज़्यादा होता है ना? लेकिन यहाँ पे नारियल कम होता है। और कुछ चीज़ें यहाँ होती हैं, साउथ में नहीं होती उधर, केरल और उसमें। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट का फ़र्क पड़ता है। सेब वगैरह जो होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में होते हैं, जैसे कश्मीर वगैरह में होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। तो क्लाइमेट कहीं न कहीं हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। वेदर उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि वेदर तो चेंज होता रहता है हर महीने में, है ना? लेकिन क्लाइमेट इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि क्लाइमेट एक एवरेज टेम्परेचर एंड एवरेज एटमॉस्फेयर होता है उस पर्टिकुलर एरिया का। क्लाइमेट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप सपोज करो कभी ठंडी है, कभी गर्मी, कभी बरसात, ठीक है? थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन एवरेज टेम्परेचर क्या है? अगर एवरेज टेम्परेचर ठंडा है, तो हमें हमेशा स्वेटर रखना पड़ेगा अपने साथ। अगर एवरेज टेम्परेचर गर्मी है, तो हम बिना स्वेटर के भी काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत ठंडी पड़ती है, चलो इसे अवॉइड कर देंगे। तो कहीं न कहीं टेम्परेचर से, क्लाइमेट से हमारे डेली लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है। इट इन्फ्लुएंस आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर एज़ वेल एज़ द ऑक्यूपेशन। Climate is especially important for an agrarian country like India. तो क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी कंट्री में जहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा चेंज होते रहते हैं, एग्रेरियन कंट्री। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक डायरेक्शंस एंड स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर etc आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवे, सी पोर्ट्स, ह्यूज ब्रिज एंड स्काई क्रैपर्स। तो देखो इंडिया में क्या है, जहाँ पे मौसम क्लाइमेट कांस्टेंट रहता है, जैसे कहीं पे कांस्टेंट ठंडी पड़ रही है, कहीं पे किसी प्रदेश में कांस्टेंट बरसात हो रही है, तो क्या होगा, वहां पे लोगों को पता रहेगा कि भाई हरदम बरसात ही होती है, तो हमें बरसात के हिसाब से ही सारे काम करने हैं। घर भी बनाना है तो ऐसे बनाना है कि बह न जाए वो, ठीक है, पानी में पानी न चुए, ठीक है, क्योंकि वहां का वैसा मौसम है, क्लाइमेट है। कहीं पे अगर क्या हुआ सानिया, डिस्कनेक्ट हो गए थे? हाँ सर, गलती से हो गया। अच्छा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, देखो जो क्लाइमेट होता है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारी डेली लाइफ को। अगर कहीं का क्लाइमेट काफी चेंजिंग है, जैसे इंडिया का, इंडिया में ठंडी गर्मी बरसात, कहीं पे ज्यादा गर्मी रहती है, कहीं पे ज्यादा बरसात रहती है, कहीं पे ज्यादा ठंडी रहती है, हर तरह के मौसम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि इस मौसम किसकी वजह से होता है, हवा के प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, स्पीड ऑफ विंड, ये सब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ विंड, ये सब अलग अलग होंगे, तभी तो मौसम चेंज होता है, क्योंकि इन्हीं सब की वजह से तो वेदर बनता है ना? कितनी हवा चल रही है, कितना सनलाइट आ रहा है, कितनी ह्यूमिडिटी है, इन सब पे ही तो मौसम डिसाइड होता है। तो इंडिया में क्या है कि अलग अलग रीजन पे अलग अलग टाइप के वेदर्स पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, तो वहाँ पे क्लाइमेट भी अलग अलग टाइप के हैं। तो इसलिए यहाँ पे इंडियन जैसी कंट्री में क्लाइमेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्लाइमेट के बारे में जानना, क्लाइमेट के बारे में समझना काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब भी आप कोई रनवे बनाओगे फ्लाइट के लिए, तो आप ये ध्यान में रख के बनाओगे कि उस एरिया में हवा कैसी चलती है, किधर की तरफ। सपोज करो आपने ये रनवे बना दिया, यहाँ पे आपकी फ्लाइट उड़ रही है, ठीक है, और हवा उल्टी दिशा में है, तो आपकी फ्लाइट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर डेविएट हो सकती है ये। तो जब आपको यहाँ का एवरेज क्लाइमेट पता रहेगा, तो क्लाइमेट के साथ साथ हम उसके फैक्टर की भी स्टडी करते हैं कि हवा कहाँ से चल रही है, कितना टेम्परेचर रहता है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे रनवे बनाएंगे,
है ना। तो इंडियन जैसी कंट्री में क्लाइमेट के बारे में स्टडी करना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक छोटे छोटे जगहों पे इसका क्लाइमेट चेंज हो जाता है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सब भी चेंज हो जाता है, जिससे कि जो हम रनवे बनाते हैं, सी पोर्ट बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं, स्काई क्रैपर्स, ये सारी चीजों के लिए क्या है, हमें हवा कैसी चलती है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना रहता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे हम लोग ब्रिज बनाते हैं बड़े बड़े, आपको पता है, आपने ओवर ब्रिज बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े ओवर ब्रिज देखे होंगे, आपके हाँ आसपास सर। दिखेगा। तो यहाँ पे जो ओवर ब्रिज होता है, आप देखोगे जब ऊपर से जाओगे तो यहाँ बीच बीच में गैप होता है ना, कंटिन्यूअस नहीं बनता है। कभी आपने ध्यान दिया है, सड़कों पे टुकड़ों में लगाया जाता है इसे, एक कंटिन्यूअस नहीं बनता है। देखे हो ना, कंटिन्यूअस कहाँ बनता है, छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं ना उसमें। हाँ सर। उसके पीछे क्यों रीजन होता है, क्योंकि जो भी मटेरियल होता है उसमें नेचुरली जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो इसमें एक्सपेंशन होता है, ये फैल जाता है थोड़ा सा। इसके पीछे की फिजिक्स आपको बताऊंगा अभी क्या होता है, तो आपको सुन के और भी अच्छा लगेगा, जान पाओगे। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में गैप छोड़ा जाता है कि गर्मियों में अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, ये एक्सपेंड करे, तो ये एक दूसरे को क्रैश ना करे, नहीं तो यहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे, प्रेशर पड़ेगा तो। समझ गए बात को। हाँ उसी, सर, वो गर्मी लगता है तो वो एक्सपांड हो हाँ जाता है एक्सपेंड तो होता है, टूट तो इसमें जाता है। क्रैक्स ना पड़े। दूसरी चीज, जब गर्म ठंडी आती है तो ये जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो इन सब की वजह से, हाँ। तो अगर हमें यहाँ का एवरेज टेम्परेचर पता नहीं रहेगा तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कितना गैप रखना है, कि इस मटेरियल में कितने टेम्परेचर पे कितना गैप होता है, ये सब हम निकाल लेते हैं कि भाई इस मटेरियल का एक्सपेंशन रेट इतना है, तो अगर इतना टेम्परेचर होगा तो इतना मैक्सिमम ये एक्सपेंड कर सकता है, एवरेज। तो अगर हमें इस एरिया का टेम्परेचर पता है कि इस एरिया में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता, तो हम लगभग 40 डिग्री को मान के इस ओवरब्रिज को बना देंगे कि 40 डिग्री तक अगर टेम्परेचर जाएगा, ये एक्सपेंड करेगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा बैकअप लेके हम लोग चलते हैं, है ना। क्योंकि भाई वेदर है, कभी कभी किसी मौसम में 40 भी चला जाता है, 42 भी चला जाता है, लेकिन एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है, 37। तो अगर 37 एवरेज रहता है तो हम एवरेज 40 मान के इसको बना देते हैं। इस वजह से किसी भी एरिया का क्लाइमेट पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम डिफरेंट टाइप के ब्रिजेज, रनवेज और जो सी पोर्ट्स हैं, समुद्री जो पोर्ट्स बनते हैं, बंदरगाह, उसको बना सकते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से पानी कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे रहेगा, वो सब हमें पता चलता है एयर के प्रेशर की वजह से, है ना। अब सपोज करो किसी एरिया में जो समुद्र का पानी है, अभी यहाँ पे है, सपोज करो ये आप इंडिया गेट पे गए हो, यहाँ पे पानी यहाँ है समुद्र का, ओशन का, लेकिन कभी कभी यहाँ तक चला आता है, ऊपर तक आता है ना। अभी ठंड अभी ही आया था, ये बरसात के टाइम में भर जाता है पूरा। तो एक्चुअल में कहाँ तक भरता है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, कितनी बरसात होती है ये हमें पता होना चाहिए कि कितना मैक्सिमम जा सकता है, उसी के हिसाब से इंडिया गेट बनाया गया है, जिससे कि कितना भी बूढ़े तो कम से कम बाहर पानी ना आए। तो ऐसा हम क्यों कर पाए, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट हमें पता था, है कि नहीं। इंडिया का क्लाइमेट हमें पता था कि भाई मैक्सिमम बरसात जो होती है इसमें वो यहाँ तक पानी भर सकता है, इससे ऊपर नहीं भर सकता। तो इसीलिए एवरेज टेम्परेचर जानना हमारे लिए खासकर इंडिया में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री होती हैं वो उसमें लगभग टेम्परेचर एक जैसा होता है। तो अगर हमने एक बार स्टडी कर ली तो हमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी के हिसाब से हम हर जगह पूरी कंट्री में ब्रिज वगैरह या फिर कुछ बना सकते हैं। लेकिन जब बात इंडिया की आती है तो यहाँ पे रीजन रीजन पे जाके क्लाइमेट चेंज हो जाता है। साउथ में चले जाओ तो थोड़ा हॉट क्लाइमेट मिलेगा, और इधर
नॉर्थ में चले जाओ तो थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा, बीच वाले रीजन में आ जाओ तो टेम्परेट रीजन में तो सब मिक्स क्लाइमेट रहता है। तो इसीलिए हर जगह ये सारी चीजें बनाने के लिए हमें डिटेल स्टडी की जरूरत पड़ती है, तभी हम इसे बना सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। अब आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ थोड़ा सा, वैसे मेरा पार्ट नहीं है ये। कभी आपने सोचा कि कोई मटेरियल है तो वो एक्सपेंड क्यों कर जाता है टेम्परेचर लगने पे? किसी ने बताया आपको कभी एक्सपेंशन क्यों होता है? गर्मी से वो सहन नहीं कर सकता तो वो एक्सपांड हो रहा है। ये तो आपको पता हो गया कि किसी ने बता दिया कि नहीं एक्सपेंड होता है। होता क्यों है ये? क्योंकि कितना हीट वो क्लाइमेट होता है वो ज्यादा हो गया तो वो एक्सपांड हो जाता है। अरे बेटा मुझे पता है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं इसके अंदर की बात पूछ रहा हूँ, क्यों होता है मेटल टेम्परेचर देने पे एक्सपेंड? अच्छा एक बात बताओ, अभी आपके पास 10 किलो कैलोरी एनर्जी है, ठीक है, या आपके पास 500 रुपए हैं, तो आप यहाँ बैठे हुए हो। अगर मैं अचानक आपको 5 लाख रुपए दे दूं और बोलूं जाओ शॉपिंग कराओ, या नहीं भी मैं बोलूंगा, तभी भी आप सोचोगे अरे सर जल्दी क्लास खत्म करें, मैं भागूं यहाँ से, बोलेंगे ना? ऐसा मन करेगा कि नहीं आपके पास पैसा आ जाए ढेर सारा, ये कर लूं, ये खरीद लूं, यहाँ चले जाऊं, वो कर लूं, होता है ना? एक्टिव हो जाओगे आप, हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? बोलो बोलो, तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ मैं तुम्हें। ऐसी चीज बता रहा हूँ आपको, आपको आधी फिजिक्स क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बोलो, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए तो आप जाओगे ना यहाँ से उठ के? अनस्टेबल हो जाओगे, यानी कि आपके अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। बोलो भाई, होगा ना ऐसा? अरे किसी के साथ भी ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ही थोड़ी। नहीं मुझे सर। पैसा मिल जाए तो मैं ही क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा अभी। नहीं सर ऐसा नहीं। अरे मैं तो चला जाऊंगा, मुझे तो दो पैसा, अभी तुम कहीं से अरेंज करो, अभी मैं जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए, मैं तो कहूंगा आसानियां तुम्हें बाद में पढ़ा दूंगा मैं। जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है, कहने का मतलब है पैसा अगर एक्स्ट्रा है अचानक आ जाए तो आदमी सोच नहीं पाता कि क्या करूं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एनर्जी बढ़ गई। या एक बच्चा है, सपोज करो एक बच्चा है, ये ये थोड़ा सुस्त रहता है, ठीक है। एक बच्चा है, वो हमेशा इधर उधर भागा दौड़ी करता रहता है, कभी इसको मारेगा, कभी इसको मारेगा, कभी यहाँ से कंप्लेन आएगी, कभी यहाँ से कंप्लेन आएगी, होता है ना? क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ये थोड़ा सुस्त रहता है। तो भाई जिसके पास एनर्जी है वो कूदेगा ही ना। तो दूसरी भाषा में समझ लो, अगर किसी मेटल को आप हीट दे रहे हो तो उसे एनर्जेटिक कर रहे हो ना। तो होता क्या है कि कोई भी मेटल होता है, अगर वो, ध्यान से समझो, कोई भी मेटल होता है तो वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है इस तरीके से, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा। जानते हो इस चीज को? ठीक है, तो ये क्या करते रहते हैं, ये कुछ न कुछ वाइब्रेशन करते रहते हैं, यानी कि जहां है वहीं पे ये वाइब्रेट करते रहेंगे इस तरीके से। जब यहाँ पे हीट मिलती है तो जो अभी इतने दूरी में वाइब्रेट कर रहे थे, इनका डिस्टेंस बढ़ जाता है, इतना इतना दूरी में वाइब्रेट करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो मेटल इतना बड़ा था वो थोड़ा सा फैल के, अभी तक जो ये मॉलिक्यूल यहीं तक आ रहा था वो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको हीट एनर्जी मिल गई, जिससे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इन मॉलिक्यूल्स में गैप हो गया। तो इसी वजह से जब मेटल्स को टेम्परेचर मिलता है तो वो एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, मेटल्स को जब टेम्परेचर मिलता है तो वो एक्सपेंड कर जाता है। और जब टेम्परेचर यहाँ से एनर्जी इसकी निकल जाती है तो इसका वाइब्रेशन कम हो जाता है, तो ये फिर से यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। इसी वजह से मेटल
दूसरे भाषा में बोल सकते हो कि whenever we will provide energy or temperature to a metal, the vibratory motion of the particle or molecule has become increased. ठीक है, so the टोटल जो लेंथ होती है, वेव लेंथ होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, सुन पा रहे हो? हाँ सर। तो जो अभी सपोज करो ये कोई पेंडुलम है, यहाँ से अभी जो यहाँ तक जा रहा था, यहाँ तक जा रहा था, जब एनर्जी मिल जाएगी तो वो यहाँ तक जाने लगेगा और यहाँ तक जाने लगेगा, तो ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो सारे मॉलिक्यूल जब बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड जो है ये थोड़े से फैल जाएंगे, इलास्टिक हो जाएंगे, और ये इसका जो पूरा एरिया है वो बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल अंदर की बात है, यानी कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन गेट्स इंक्रीजेज। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ molecules, frequency of vibration of molecules gets increases, or kinetic energy of molecule gets increases whenever we provide the temperature to that metal so that it got expand. ये रही बात फिजिक्स की। तो अभी समझ में आया ना? अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये मेटल क्यों एक्सपेंड हो जाता है या कोई भी मटेरियल क्यों एक्सपेंड हो जाता है, तो आप बता दोगे कि भाई जब टेम्परेचर देते हैं तो हर एक जो मॉलिक्यूल होता वो है, एक्टिव हो जाता है। हाँ, वो हर एक मॉलिक्यूल क्या है, अपने जगह पे वाइब्रेट करता रहता है, तो उसका जो वाइब्रेशन का जो कैपिटल टी है वो बढ़ जाता है ना, लैम्डा। ठीक है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं ना उसका पूरा एक वो वेवलेंथ, हाँ सर। वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाएगा तो मटेरियल एक्सपेंड हो जाता है, या दूसरे भाषा में बोल सकते हो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जिसमें इसमें ज्यादा वाइब्रेशन होने लगता है, तो वो ज्यादा स्पेस लेने लगता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से वो मटेरियल एक्सपेंड कर जाता है। चलो आगे चलते। एक्चुअली हम लोग 12th तक ना फिजिक्स ही दिन भर पढ़ते थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत मजा आता था, मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। बायो तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है ना तो बायो में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इससे डबल क्वेश्चन आते हैं तो फिजिक्स ये बहुत जो मजेदार। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर नीट में कितना टोटल क्वेश्चन है? नीट में बेटा पहले 40 क्वेश्चन आते थे, 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री, 40 बॉटनी, 40 जूलॉजी। इस साल से पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, आई थिंक 50-50 क्वेश्चंस फ्रॉम बॉटनी एंड जूलॉजी विल कम। ये पूरा सिलेबस है लेटर 11। हाँ, अरे ये तो अभी 9th-10th का है आपका, तो देखो कुछ है नहीं, जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, यही चीज थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप 9th-10th अच्छे से पढ़े हो तो आपको 12th समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से कर लोगे। हाँ देखो, और सर वो हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं सर कुछ नहीं। तो इस वजह से क्या है, अगर आपने 9th-10th अच्छे से पढ़ा है तो वो 12th आप बहुत आराम से कंप्लीट कर लोगे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। जस्ट अ मोमेंट। सुन पा रहे हो? हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। इट इन्फ्लुएंसेस आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर्स एज वेल एज आवर occupations. Climate is especially important for an agrarian country like India. Various climatic factors like directions and speed of winds,
temperature, atmospheric pressure, etc. are the considered during the constructions of the runway, seaports, huge bridges and sky scrapers, etc. तो ये सारी चीजें, क्लाइमेट, वेदर, ये सब आप जान गए क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये भी आपको पता हो गया। अभी आपके आसपास जैसा भी मौसम है, ठंडा गर्म, वो एटमॉस्फेयर है। उसके बाद एवरेज, एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर प्लेस पे जो एवरेज मौसम रहता है, ठीक है, एवरेज वेदर है उस टाइम का, वो है वेदर, उस पर्टिकुलर टाइम में जो मौसम रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है। और एवरेज जो वेदर रहता है पूरे कई साल का मिला के, वो होता है क्लाइमेट। विच फैक्टर आर अफेक्टेड फेवरेबली और अनफेवरेबली बाय क्लाइमेट, व्हाट मस्ट वी डू टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट। तो ये बोल रहा है कि भाई कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो क्लाइमेट के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमें फेवर करते हैं और कौन से नहीं फेवर करते, कैसे हम इस चीज को मिनिमाइज कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलो कुछ चीजें हैं। थिंक अबाउट, एक मिनट, यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। ह्यूमन प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू ए conductive climate and geography. Human beings have designed a time schedule for their lives based upon the centuries of the climate experience. Scientists find it necessary to study climate in the view of its effect on agricultural production. तो कहने का मतलब है कि किस चीजों पे हमें डिस्कस करना है, समझना है। तो ह्यूमन प्रोग्रेस रिलेटेड टू द कंडक्टिव क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। तो जो हमारी ग्रोथ होती है वो क्लाइमेट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। एक एवरेज जो टेम्परेचर रहता है एक एरिया का, उसी के हिसाब से हमारा रहन सहन हो जाता है और खाना पीना भी हो जाता है, क्योंकि हर एक क्लाइमेट में अलग अलग पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशंस ग्रो करती हैं, ठीक है। तो जो कश्मीर में रहते हैं उनका अलग खाना होता है, जैसे जो लोग पंजाब में रहते हैं वहाँ पे गेहूं ज्यादा होता है, व्हीट ज्यादा होता है, वहाँ पे लोग व्हीट ज्यादा खाते हैं। कहीं पे चावल राइस ज्यादा होता है बंगाल में, तो वहाँ पे लोग राइस ज्यादा खाते हैं। साउथ में भी लोग राइस ज्यादा पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्लाइमेट के हिसाब से लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। ह्यूमन बीइंग हैव डिजाइंड ए टाइम टेबल, तो इसी के हिसाब से ह्यूमन जो है अलग अलग जो है अपना टाइम भी बनाया हुआ है कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे ये खेती होगी, इस टाइम पे ये खेती होगी, इस टाइम पे ऐसा क्रॉपिंग होगी, इस टाइम पे हमें ये करना है। तो क्लाइमेट के हिसाब से ही ह्यूमन जो है अपना सब कुछ डिसाइड करता है। साइंटिस्ट फाइंड इट नेसेसरी टू स्टडी क्लाइमेट इन द व्यू ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो साइंटिस्ट जो है ना, साइंटिस्टों ने देखा कि भाई एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लाइमेट में हर एक एग्रीकल्चरल क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकती हैं, तो इसके हिसाब से उन्होंने क्लाइमेट की स्टडी करना ज्यादा जरूरी समझा कि अगर एक अच्छी वैरायटी का प्लांट अगर कहीं बंगाल में है तो बंगाल का एवरेज क्लाइमेट क्या रहता है, अगर वो हम समझ लें तो सेम क्लाइमेट वाले प्लेस पे अपने यहाँ भी या साउथ में या फिर नॉर्थ में भी हम अगर उस तरीके का क्लाइमेट कहीं हमें मिले एक लोकल एरिया में, तो हम उस पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करा सकते हैं वहां पे। ए स्पेशल डे 23 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मीटियो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे। अब ये मीटियोरोलॉजिकल डे क्या है? मेटेरियोलॉजिकल डे पढ़ा है पहले? नहीं सर। पहले नहीं पढ़ा है? तो अभी देखो क्या है, 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, related to the branch of science concerned with the process and phenomena of atmosphere, especially as the means of forecasting the weathers। तो वेदर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वेदर के रिस्पेक्ट में स्टडी करना अर्थ की कि भाई अर्थ पे कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर का वेरिएशन कितना होता है, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, डिफरेंट वेदर कंडीशन क्या है, इन सब की स्टडी ही जो है मीटियोरोलॉजिकल कंडीशन कही जाती है। तो यहाँ पे कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मीटियोलॉजिकल एंड प्रिपेयर चार्ट टू क्रिएट ए अवेयरनेस अबाउट इट।
तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है, क्लाइमेट क्या रहता है, इसकी स्टडी करके एक प्रॉपर जो है रूटीन के लिए, लाइफ, अच्छी लाइफ के लिए एक नियम या रूल एंड रेगुलेशन बनाना, यही होता है मीटेरोलॉजिकल जो है मीटेरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जैसे सपोज करो हमने बंगाल में देखा कि भाई इसमें इस महीने में बाढ़ आती है, इस महीने में पानी ज्यादा आता है, या इस महीने में टेम्परेचर ज्यादा हॉट रहता है, इस महीने में ज्यादा कोल्ड रहता है। तो वेदर को समझ के एक डेफिनेट लॉ एंड रेगुलेशन बनाना, काम करने के लिए, वही है मीटियोलॉजी। यहाँ पे 23 मार्च को मीटियोरोलॉजिकल डे मनाया जाता है। ठीक है, मीटियोरोलॉजिकल डे मनाया जाता है 23 मार्च को। ये क्वेश्चन आप में आ सकता है। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट मीटियोरोलॉजी एंड प्रिपेयर चार्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। तो पूरे मौसम का, ठीक है, एक एक पूरे मौसम का जो है एक चार्ट बनाना कि भाई उस पूरे साल में क्या क्या होता है। ठीक है, पूरे साल में क्या क्या होता है, उसी के हिसाब से अवेयरनेस प्रोग्राम करना, अवेयरनेस प्रोग्राम बनाना कि इस समय बाढ़ आती है। ठीक है, इसीलिए उसको मौसम डे बनाया जाता है। मीटियोरोलॉजी का बेसिक अर्थ जो होता है वो मौसम होता है, एक तरह का वेदर ही होता है मीटियोरोलॉजिकल डे। तो मौसम डे जो है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जो है, वो 23 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे कलेक्ट द, इसका पूरा मतलब है कि जो मौसम का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस पर्टिकुलर एरिया में अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाना कि भाई इस टाइम पे बाढ़ आता है, आप लोग यहाँ पे मत जाना, इस जगह पे भूस्खलन होता है यानी कि लैंड स्लाइडिंग होती है, यहाँ पे मत जाओ। तो पूरे साल का स्टडी करके अवेयरनेस प्रोग्राम बनाना ही एक तरह का इन सब का काम है, इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको। इसका मतलब भी वेदर होता है। तो एवरेज वेदर जो पूरे साल का रहता है, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक चार्ट प्रिपेयर करना टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट, दिस इज नोन एज द, ठीक है। तो ये हाँ जो सर। 23 मार्च जो होता है, ये इसीलिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चलो आगे चलते हैं। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ द वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ज्यादा कुछ आप खुद ही समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है वेदर, ठंडी गर्मी बरसात हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा वेदर होता है जहाँ का, उसी हिसाब से हमें सब्जियां, आजकल देखो, आजकल तो ग्लोबलाइजेशन है, कश्मीर में सेब हो रहा है तो आप इजीली यहाँ पे पा जा रहे हो, दूसरे कंट्री के फल भी आप यहाँ खरीद सकते हो। लेकिन नॉर्मली पहले क्या होता था, इतना ट्रांसपोर्टिंग नहीं थी, इतना कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तो जो लोकलाइज एरिया में आपके पास होता था, आपको वही खाना पड़ता था। ठीक है, तो पता लगा कश्मीर वाले सेब ही खा रहे हैं, उनको चावल दाल पता ही नहीं है। ठीक है, और पता लगा जो साउथ साउथ वाले हैं वो नारियल पी रहे हैं, नारियल की सब्जी खा रहे हैं, हाँ और सर। सारी चीजों के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। तो यह पता लगा इधर मीच वाले, नॉर्थ इंडिया वाले जो हैं, क्या कहते हैं, वेस्ट वाले, दाल वो केवल रोटी। दाल चावल खा रहे हैं। हाँ वो मतलब अलग। तो कहने का मतलब है कि पता नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती थी, क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट जहाँ का जैसा होता था उसी हिसाब से वेजिटेशन होती थी, उसी हिसाब से वहाँ का खान पान होता था, उसी के हिसाब से लोग वहाँ के। अब देखो जहाँ पे जो चीज ज्यादा होती है, लोग उसी को ज्यादा यूज करेंगे ना। अब साउथ में जैसे नारियल वगैरह ज्यादा यूज होता है, तो वहाँ जितना नारियल लोग यूज करते हैं खाने में, सब्जियों में, और हर जगह पे नारियल यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे ज्यादा होता है। जबकि कहीं कहीं पे लोग नारियल देखने के लिए भी तरस जाते हैं, भाई मिलता ही नहीं इतनी आसानी से, है कि नहीं। तो ये सब चीजें होती हैं। डेली वेदर तो कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करता है लिविंग वर्ल्ड को, वो चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पे। डेली वेदर एज आल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट कंडीशंस इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो डेली का मौसम होता है वो भी हमें इन्फ्लुएंस करता है। आज ज्यादा गर्मी है तो हम लोग हल्के कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे, ज्यादा धूप में नहीं निकलेंगे। एवरेज मौसम है तो हम लोग निकलते हैं,
तो रोज का मौसम एज वेल एज जो लॉन्ग टर्म होता है, दोनों हमें इफेक्ट करता है। लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट, एनिमल कलेक्टिवली फॉर्म द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ। तो जो भी प्लांट होता है, एनिमल होता है, वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, लैंड हो गया, ये सब मिला के हमारे आसपास का इन्वायरमेंट बनाते हैं। और ये इन्वायरमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? एवरेज क्लाइमेट के ऊपर। तो किसी भी जगह पे कौन सा एनिमल रहेगा, कौन सा प्लांट ग्रो करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्लाइमेट के ऊपर। और ये सारी चीजें जो होती है इन्वायरमेंट में, ये सब हमको इफेक्ट करती हैं। तो मेन क्या हो गया यहाँ पे भाई? क्लाइमेट। उसके बाद क्लाइमेट मिलके क्या बनाता है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है। दिस इन्वायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वैसा ही ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली क्लाइमेट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट। द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन हेल्प टू डिटरमाइन द डाइट। बता दिया आपको ये सब चीजें पहले ही, कि जहाँ पे जैसा क्लाइमेट रहेगा वहां पे वैसी फसलें होंगी, क्रॉप होगा, उसी हिसाब से वहाँ के ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन का डाइट होगा। जैसे कि बंगाल में क्लाइमेट जैसा है, वहाँ पे केवल चावल होता है, तो वहाँ पे ज्यादातर लोग चावल खाते हैं। पंजाब में ज्यादातर लोग व्हीट खाते हैं, पंजाबी लव्स व्हीट ब्रेड, और बंगाली लव्स राइस, ऐसा आपने देखा। तो उसी के हिसाब से क्लॉथिंग होती है। अगर कहीं पे हॉट क्लाइमेट है तो हल्का क्लॉथ पहनेंगे लोग, कहीं पे कोल्ड है तो ज्यादा पहनेंगे। तो हाउसिंग उसी के हिसाब से घर बनते हैं। कहीं पे ज्यादा बरसात होती है या कहीं पे लैंड स्लाइडिंग होती है तो वहाँ पे लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। कहीं पे भूकंप ज्यादा आता है तो वहाँ पे लकड़ी के घर, जैसे जापान वगैरह में क्या है, वहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आता है, तो इस वजह से वहाँ पे जो हाउसेज होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, ताकि वो टूटे गिरे तो किसी को ज्यादा चोट ना आए। ठीक है। ऑक्यूपेशंस एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन। तो लाइफ स्टाइल कैसी है, रहन सहन कैसा है, खाना कैसा है, क्लॉथ, ये सब डिपेंड करेगा पर्टिकुलर क्लाइमेट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ कश्मीरी एंड राजस्थानी पीपल्स आर डिफरेंट। कश्मीर का क्लाइमेट अलग है, तो वहाँ का पहनावा आप देख लो, सब मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, गाउन जैसे। अगर उसको राजस्थान वाले को पहना दो तो मर जाएगा। राजस्थान में हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान ज्यादा है, वहाँ पे एवरेज क्लाइमेट हॉट है, गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, तो गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है। सैलिनिटी ऑफ मैरीन वाटर। तो मैरीन वाटर का जो क्लाइमेट है वो मैरीन है, सलाइनिटी ज्यादा है, तो वहाँ पे उसी टाइप के वेजिटेशन होते हैं, उसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओशिनिक करेंट, वाटर साइकिल, ETC आर ऑल ऑफ द रिलेटेड टू द वेरियस वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। तो वहाँ पे वाटर साइकिल जो होती है, ओशियंस जो ज्वार भाटा आता है, ठीक, टाइड एंड टाइड्स आते हैं, और उसके बाद तो ये सब चीजें जो आती हैं बेसिकली क्या है, ये क्लाइमेट होता है वाटर बॉडी का। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर ब्रिंग अबाउट द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। तो शुरू में जो आज हम खेती करते हैं, जो हमारे सामने मिट्टी है, ये किससे बनी हुई है? रॉक से। जब आप नीचे जमीन को खोदोगे तो एक जगह ऐसी आएगी जहां पे आपको रॉक मिलेगी, पूरा सॉलिड एकदम। फिर उससे थोड़ी सी हल्की मिट्टी, फिर उससे हल्की मिट्टी, फिर उससे हल्की, फिर उससे हल्की, और फाइनली ऊपर वाली जो मिट्टी होती है एकदम छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सॉइल बनी हुई है ये इस रॉक से बनी हुई है। ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि जहाँ पे जैसा इन्वायरमेंट होता है। अगर आप रेगिस्तान की मिट्टी देखो तो वहाँ पे रेत ज्यादा मिलेगी, सिलिकॉन्स ज्यादा मिलेंगे। जबकि आप अपनी तरफ की मिट्टी देखो तो उसमें हर तरह के मिनरल्स मिलेंगे, केवल सिलिकॉन ज्यादा नहीं मिलते, सैंड ज्यादा नहीं मिलती, है ना। तो कहीं पे क्ले ज्यादा होता है, कहीं पे सिल्ट ज्यादा होता है, कहीं पे, तो ये सब क्लाइमेट की वजह से होता है। क्लाइमेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड द एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। तो कौन सी सॉइल कितना ज्यादा उपजाऊ होगी, यानी कि कितना उसमें मेन्योर होगा, वो डिपेंड करेगा क्लाइमेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पे राइस ज्यादा होता है, कहीं पे व्हीट ज्यादा होता है। तो एक्चुअल में वहां पे
उसकी सॉइल में भी वो क्लाइमेट के हिसाब से उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। खाली इन्वायरमेंट का ही नहीं फर्क पड़ता कि टेम्परेचर गर्म है ठंडा है, टेम्परेचर की वजह से ही वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो उसी टाइप के रहेंगे ना। तो पंजाब वगैरह का जो टेम्परेचर रहता है, वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो वीट को फेवर करते हैं, तो वीट वहां पे ज्यादा होता है, प्लस टेम्परेचर भी फेवर करता है। उसी तरीके से जो साउथ में नारियल ज्यादा होता है, तो वहां पे जो उसके जड़ों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते होंगे वो नारियल को फेवर करते होंगे, इसी वजह से वहां नारियल का पेड़ ज्यादा ग्रो कर जाता है। नहीं तो अगर दूसरी जगह होता तो वहां पे कीड़े लग जाते और खत्म हो जाता हो। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर क्लाइमेट पे ही सब कुछ डिपेंड रहता है। माइक्रोब्स इन द सॉइल, देखो आ गया नीचे, मैं पहले ही बता रहा था, माइक्रोब्स इन द सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड दिस प्रोसेस डिपेंड अपॉन द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर। तो किसी भी सॉइल के अंदर जो मिनरलाइजेशन होता है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, सल्फर फिक्सेशन हो गया, फास्फेट फिक्सेशन हो गया, सबको तो फिक्स करते हैं ना, यूज करने लायक बनाते हैं ये। तो कौन बनाता है? बैक्टीरिया, वायरसेस। ये बैक्टीरिया जो होंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, तो क्लाइमेट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि ये कौन से टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पे पाए जाएंगे। Thus it is a very clear that the study of the meteorology is a very important, ठीक है। meteorology जो स्टडी है, यानी कि वेदर का जो स्टडी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ए व्यू पॉइंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हमारे लाइफ के हिसाब से भी क्लाइमेट की स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि चीजें यहाँ कौन सी चीजें किस क्लाइमेट में ग्रो करती हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए। जैसे सपोज करो कहीं ठंडा क्लाइमेट है, वहां पे कोई डिजीज हो गई, तो इसका मतलब है कि वो जो बैक्टीरिया वायरस है वो ठंडे क्लाइमेट में ग्रो करता है। अगर हमें पता रहेगा यहाँ का क्लाइमेट ठंडा रहता है, इस वजह से डिजीज हुई, तो अगर हमें बार बार डिजीज हो रही तो हम गर्म क्लाइमेट में चले जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे ना, क्योंकि वहां पे वो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी आपने देखा है कि कुछ लोगों को जो गांव से जुड़े हुए हैं, जब यहाँ पे तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो गांव चले जाते हैं कि भाई वहां पे ठीक हो जाएंगे हम। ऐसा देखा होगा आपने, जनरली अपने अपने आसपास लोगों को देखा होगा, गांव भाग जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा ठीक लगता है। देखा है? हाँ सर, माइग्रेशन। माइग्रेशन, अरे माइग्रेशन तो परमानेंट होता है ना, मैं टेम्परेरी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई है, अभी तबीयत खराब हुई, चला गया कहीं दूसरी जगह, कहीं ना कहीं उसको वहां अच्छा लगता होगा तब तो गया, और लोग ठीक भी हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अरे यार थोड़ा सा हवा पानी बदल जाएगा तो ठीक हो जाओगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस क्लाइमेट में पर्टिकुलर वो बैक्टीरिया ग्रो कर पा रहा है या वायरस जिससे आपको बीमारी है, जब आप क्लाइमेट चेंज करते हो तो उस क्लाइमेट में वो सर्वाइव नहीं कर पाता और आप ठीक हो जाते हो। आप सर्वाइव कर जाते हो, आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि आप जानते हो कि मैं वहां ठीक रहता हूँ। लेकिन जो बैक्टीरिया था जो आपको यहाँ पकड़ा था, वो वहां वो उतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस वजह से लोग कहते हैं कि अगर आपको एक जगह तबीयत बार बार खराब रह रही है तो आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, शायद वहां के हवा पानी से आपको कुछ आराम हो जाए। ये डेली प्रैक्टिकल लाइफ है बेटा, समझो, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये नेचुरल चीजें हैं कि कैसे क्यों होता है, ये मैंने आपको बता दिया। चलो फटाक से ये लाइन कंप्लीट कर देते हैं, फिर आगे हम लोग बाद में करेंगे। वाइल ascertaining the climate of a while ascertaining the climate of the particular region, a review of earlier study of the various aspect of climate is a very important। तो इतना कुछ देखते हुए कई सारे हर एक एक्सपेक्ट पे क्लाइमेट की स्टडी करना हमारे लिए काफी जरूरी है। मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव एस्टैब्लिश्ड मीटियोरोलॉजिकल या मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर making and recording such a observation. These departments have observatories which are equipped with modern instrument and technology। तो काफी सारे देशों ने अपना एक क्लाइमेट को जज करने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि वेदर डिपार्टमेंट लगभग अब हर कंट्री में होता है, ठीक है। तो वेदर को वो लोग जज करते हैं, तो उससे आने वाली क्या परेशानियां हैं, जैसे किसी को पता चल गया कि भाई अब सुनामी आने वाली है, तो वो पहले से ही
उससे लड़ने के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह तैयार कर लेते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स वगैरह तैयार कर लेते हैं। साथ ही साथ जो है उससे किसी भी चीज से, सपोज करो यहाँ पे हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो उस इंस्ट्रूमेंट को, उस इक्विपमेंट को पहले ही बना लेते हैं। इसी वजह से काफी सारे देश जो है पहले ही मीटियोरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो स्टेब्लिश कर चुके हैं। इफ द स्टडी क्लाइमेटिक, if present climatic is condition are analyzed with reference to the past climatic condition, we can predict the climate change for the future। जैसे हमने 10 साल का स्टडी किया कि पहले साल सपोज करो 37 डिग्री सेंटीग्रेड था एवरेज टेम्परेचर, दूसरे साल हमने देखा 37.1 हो गया, तीसरे साल 37.2 हो गया, और इसी तरीके से हमने 10वें साल जब देखा तो ये 38 हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम स्टडी करते रहें तो हम 11वें साल का इजीली बता सकते हैं कि कितना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एवरेज निकालते जाएं हर साल का तो हमें एक आंकड़ा मिल जाता है ना। तो हम आने वाले 2-3 साल का खुद ही बता देंगे कि भाई 10 साल से ऐसा ही चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 2 सालों में ये 38.2 हो जाएगा। अभी 10 है तो 12 साल में ये 38.2 हो जाएगा। तो हम आने वाली परेशानियों को भी समझ सकते हैं। जैसे कि आज ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसको रोका नहीं गया टेम्परेचर वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को, तो आने वाले 100 सालों में अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाएगी और हम लोग डूब सकते हैं, क्योंकि जितना पानी नहीं है उससे ज्यादा बर्फ है अंटार्कटिका पे। तो अगर वो पिघल जाएगी तो समुद्र का जलस्तर पूरा बढ़ जाएगा। जो खाली जमीन है समुद्र वाली, अभी क्या है 1/3 ही जमीन है, बाकी 2/3 डूबा हुआ है पानी में अर्थ का, तो पूरा डूब जाएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ, ठीक है। तो इसलिए हम काफी सारी चीजें जज कर सकते हैं। If present climatic conditions are analyzed with the reference to be past climatic condition, we can predict the climate change of future. However, as the climate is the net result of the complex mixture of the various atmospheric pressure, forecasting it is very complicated and difficult. Forecasting is easy for the place where the climatic change are slow and of a limited nature. However, where climate change are the complex, interdependent and rapid, making forecast is very difficult. तो कह रहा है कि जहाँ पे ज्यादा क्लाइमेट चेंज होता है वहां पे किसी चीज को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बार बार चेंज होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है। लेकिन कई सारे देशों में क्लाइमेट बिल्कुल धीरे धीरे चेंज होता है, एक एवरेज रहता है, तो उस जगह पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले सालों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग मीटियोरोलॉजी के बारे में नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कितना अभी इसमें बचा है। अभी है तो अभी 2 लेक्चर्स लगेंगे, ये खत्म हो जाएगा, है ना, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये। हाँ सर, और सर 10 चैप्टर थोड़ा हाँ 3 पेज बड़ा है ना ये, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है, 2-3 लेक्चर लगेंगे। एक बीच में मैं कोशिश करूंगा कि अभी नेक्स्ट वीक में 2 लेक्चर्स कर दें, है ना। इस वीक में तो एक ही लेक्चर वो आज है। हाँ क्या बोल रहे हो? सर ये वीक में बस एक ही लेक्चर है, वो आज है। हाँ इस वीक में ना, नेक्स्ट वीक में मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में 2 लेक्चर कराएंगे, अगले नेक्स्ट वीक में 2-2 कराना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है। अगर इस वीक में भी अगर आप स्पेस मिला तो हम ले लेंगे, ठीक है, लेक्चर बीच में चलेगा ना, क्योंकि जल्दी हो जाएगा ना, फिर आपका जल्दी खत्म हो जाएगा तो आपको टर्म्स तक मौका मिल जाएगा, फिर टर्म्स के बाद फिर शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट वाला। हाँ सर, ठीक है, चलो फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पर। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।